ही इज अफ्रेड। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि आप इन शब्दों की ग्रामेटिकल प्रोफाइल बताएं, तो ही यहां पे प्रोनाउन है, सेंटेंस का सब्जेक्ट, अफ्रेड अभी हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव है, प्रेडिकेटिव, और इज जो शब्द है ये किसी को भी पता है कि वर्ब की कैटेगरी का शब्द है। अभी हम इस गहराई में नहीं जाएंगे कि ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, वो वर्ब है, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे। हम बिल्कुल एक लेमैन के आधार पर बात करेंगे, जिसको बस बेसिक सी जानकारी है। तो अगर उसने ये कहा कि वर्ब जो होता है वो एक्शन वर्ड होता है, तो फिर उस आधार पे इस इज को कैसे जस्टिफाई करेंगे आप, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। अगर मैं ये कह रहा हूं कि ही इज अफ्रेड, तो यहां पे इसका हिंदी अर्थ हुआ वह डरा है, वो डरा हुआ है, दैट्स इट। यहां पे कोई काम नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो पता क्या लग गया कि वर्ब का जो सबसे पहला काम इधर दिख रहा है आपको, वो क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग बताना। यानी जो बीइंग है, जो इंसान है, जो सामान है, वो किस अवस्था में है, किस स्थिति में है, ये काम की जानकारी देना भी वर्ब का ही काम है। और अगला क्या है? द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट। जब आप कहते हैं ये एक्शन वर्ड है, बिल्कुल इस बात से कोई नहीं इनकार है कि एक्शन वर्ड नहीं है, दिस इज डेफिनेटली एक्शन वर्ड, बट सिर्फ एक्शन वर्ड नहीं था। अब वहीं पे अगर मैंने ये कह दिया कि भाई ही इज सिंगिंग, ही इज सिंगिंग, तो यहां पे अब आपको क्या नजर आ रहा है? सिंगिंग जो है ये आपका एक एक्शन वर्ड है, ये एक्शन वर्ड है। अब ये आपका मेन वर्ब हो गया, इसको हम मेन वर्ब यहां पे कहेंगे। और इस हालात में ये जो इज है, क्योंकि ये मेन वर्ब से पहले आकर के उसे हेल्प कर रहा है, अब हम इसे हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। लेकिन यहीं पे ये वाला जो इज है, इसे आप हेल्पिंग वर्ब नहीं कह पाओगे। आपको पता है इसे हम टिपिकली क्या कहेंगे? स्टेटिव वर्ब। ये स्टेटिव वर्ब है, या इसी का एक और नाम आता है लिंकिंग वर्ब, क्योंकि ये लिंक कर रहा है एक सब्जेक्ट को उसकी क्वालिटी के साथ। तो यहां से बात सबसे पहले हमारे डेफिनेशन की हुई कि वर्ब दो काम कर रहा होता है प्राइमरीली। वर्ब आपको एक्शन की जानकारी देता ही है, और जब कोई भी वर्ब एक्शन की जानकारी देता है, किसी क्रिया की जानकारी देता है, तो उस समय हम उसे क्या कहते हैं? उस समय हम उसे कहते हैं मेन वर्ब, राइट। और दूसरा काम क्या है वर्ब का? ये आपको स्टेट बताता है, और स्टेट बताने के लिए कौन सा वर्ब इस्तेमाल होता है? टिपिकली बी। जैसे यहां पे बी फॉर्म ऑफ द वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर। इज, एम, आर, वाज, वर सेंटेंस में जब अकेले इस्तेमाल हो, अकेले का मतलब कि इनके बाद कोई मेन वर्ब ना लगा हो और वो किसी चीज की स्थिति अवस्था बता रहे हो, तो उस हालत में हम इन्हें क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड स्टेटिव वर्ब। तो आपसे गुजारिश है कि हम इस चीज को रटे ना कि इज, एम, आर, वाज, वर हेल्पिंग वर्ब होते हैं, रटिए मत, बिल्कुल होते हैं। लेकिन किसी वर्ब को हम हेल्पिंग तब कहेंगे जब वो किसी मेन वर्ब से पहले आकर के उसके टेंस को डिसाइड करने में हेल्प कर रहे हो। तो ये तो बात हो गई डेफिनेशन की। अब इसमें थोड़ी सी और भी चर्चा, जो कि हमने भी पीछे भी करी थी जब एडजेक्टिव की भी बात कर रहे थे, कि आप देखो जब आप स्टेट पूछ रहे हो, जैसे आपने पूछा हाउ आर यू, तो यहां पे आप क्या पूछ रहे हैं? इस यू का स्टेट ही तो पूछ रहे हैं, हालचाल कैसे हो भाई तुम, हाउ आर यू। और वहीं पे जब हमने इस्तेमाल कर लिया हाउ हैव यू बीन, तो ये भी स्टेटिव वर्ब है, हाउ हैव यू बीन भी स्टेटिव वर्ब है। लेकिन अगर मैं वहीं पे कह रहा हूं कि भाई दे आर सिंगिंग, दे आर सिंगिंग एंड they have been singing, they have been singing since morning। अब क्या नजर आ रहा है आपको यहां पे? अब इसी सवाल का जैसे मैं जवाब दे दूं आपको, मान लो पहले वाले सवाल का जवाब दूं, यू आर, हाउ आर यू आर इंटेलिजेंट, कैसे हो तुम, तुम्हारी क्वालिटी बता दी कि तुम इंटेलिजेंट हो। हाउ हैव यू बीन, यू हैव बीन अ मेरिटोरियस स्टूडेंट थ्रू आउट। ये दूसरे सवाल का जवाब दे दिया मैंने। अब यहां क्या नजर आ रहा है कि जब मैंने इधर आर का इस्तेमाल किया और इधर हैव बीन का इस्तेमाल किया, तो इन दोनों ही हालात में मैं क्या पूछ रहा हूं? अभी भी स्टेट पूछ रहा हूं। फर्क क्या है कि जब आप हाउ आर यू पूछते हैं तो आप उस मोमेंट का हालचाल पूछते हैं, और जब आप हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं तो आप ड्यूरेशन का हालचाल पूछते हैं, अगर सवाल पूछ रहे हैं तो। अब नीचे जवाब जब दिया गया यू आर इंटेलिजेंट, तो अगेन यहां पे आर अभी भी क्या है? स्टेटिव वर्ब है, और मैं अभी की तुम्हारी स्थिति बता रहा हूं, यू आर इंटेलिजेंट। लेकिन जब मैंने यहां पे हैव बीन का इस्तेमाल कर लिया, ये क्यों मैं हैव बीन का इस्तेमाल कर रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज को रट के बैठे होते हैं कि हैव बीन के बाद वर्ब में आईएनजी आता है। कुछ भी नहीं रटना है, हर चीज को समझते हुए चलना है। तो जब हैव बीन सेंटेंस में अकेले है, अकेले का मतलब इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, तो उस हालात में ये भी किसका काम कर रहे होते हैं? स्टेटिव वर्ब का ही काम कर रहे होते हैं। इनमें भी बीन का इस्तेमाल होता है, बीन बी का ही फॉर्म है, होने का, राइट। तो ये कौन कोई किस हालात में है, बी होना, वही बता रहा है, तो ये स्टेट बता रहा है। फर्क क्या है? बस ड्यूरेशन का फर्क है। मैंने अगर हाउ हैव यू बीन पूछा तो इसका मतलब कि मैं एक फिक्स ड्यूरेशन का हालचाल पूछ रहा हूं, जब से हमारी मुलाकात नहीं हुई है। हो सकता है वो 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 4 महीने की बात है, और हमारी मुलाकात नहीं हुई, तो हालचाल पूछने का सही तरीका क्या है? हाउ हैव यू बीन। बट हम रोज मिलते हैं तो हम हाउ आर यू बोलेंगे। अब ऐसे ही तुम अभी इंटेलिजेंट हो तो मैंने कहा यू आर इंटेलिजेंट, लेकिन मुझे पता है कि तुमने थ्रू आउट अपनी पढ़ाई में कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12वीं तक आप एक मेरिटोरियस स्टूडेंट रहे, आपका अपनी कक्षा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान में से आता रहा, तो मैं क्या बोलूंगा? यू हैव बीन अ मेरिटोरियस स्टूडेंट थ्रू आउट। अभी क्या हो गया तुम्हें? व्हाट यू आर डूइंग इन योर ग्रेजुएशन, यू हैव बीन अ मेरिटोरियस स्टूडेंट थ्रू आउट योर स्कूलिंग। तो इसका क्या मतलब कि मैं इस बात का एहसास करा रहा हूं तुम्हें कि भाई तुम 12वीं तक इतने अच्छे स्टूडेंट थे, हमेशा मेरिट में नाम आता था, तुम्हें अभी क्या हो गया? तो यहां पे मैं उस 12 साल की अवधि, उस ड्यूरेशन की तरफ इशारा कर रहा हूं, और इसलिए उस दौरान के स्टेट को बताने के लिए मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सो कॉल्ड जो हेल्पिंग वर्ब है उसका इस्तेमाल यहां पे कर रहा हूं। लेकिन क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब यहां कहां नहीं जाएगा, इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं आ रहा, इसलिए
जबकि इधर क्या देख रहे हैं आप, इधर मैंने एक्शन वर्ड के एग्जांपल लिखे हैं, यहां पे आर भी हेल्पिंग वर्ब है और हैव बीन भी हेल्पिंग वर्ब है। ये दोनों किस कैटेगरी में आ जाएंगे, दोनों हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आ जाएंगे। यहां सिंगिंग क्या है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब हमेशा किसकी सूचना देता है, क्रिया की, एक्शन। और यहां पे भी आप देखें तो ये भी क्या है, एक्शन की ही बात कर रहा है, क्योंकि दोनों के बाद मेन वर्ब आया है, तब हम इन्हें हेल्पिंग वर्ब कहने के अधिकारी हैं। ठीक है, तो ये जानकारी हो गई हमारे बेसिक वर्ब के डेफिनेशंस में जो हमें कंफ्यूजन होती है। अच्छा, यहां भी कंफ्यूजन और भी है, वो भी लिख ही देता हूं मैं। अब जैसे आपने कहा कि आई हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव बुक, आई हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव बुक ऑन इकोनॉमिक्स। और दूसरा सेंटेंस आपने कहा आई हैव बॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव बुक ऑन इकोनॉमिक्स। बाकी सब कुछ सेम है। अब यहां पे हैव को लेकर के कंफ्यूजन कई बार होती है, और बच्चा लॉजिक वही अप्लाई करता है कि जैसे इज एमआर अकेला था तो हमने उसको स्टेटिव कह दिया, तो हैव को भी स्टेटिव कहता है। तो ये इस बात की क्लैरिटी रखें, अगर हैव का इस्तेमाल हुआ है इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है तो हैव स्टेटिव नहीं होता। हैव किसी का स्टेट नहीं बता रहा, हैव बताता है कोई चीज आपके पास रखी हुई है। ये वर्ब ऑफ पोजीशन है। पहले वाले सेंटेंस का मतलब हुआ कि मेरे पास इकोनॉमिक्स के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव किताब है, यानी जिसके अंदर बहुत डिटेल्ड मैनर में पूरे सब्जेक्ट मैटर को रखा गया है। तो दिस हैव इज व्हाट, दिस इज मेन वर्ब ऑफ व्हाट, पोजीशन। और यहां पे अब ये हैव क्या कहा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। क्यों हेल्पिंग वर्ब कहा जाएगा, क्योंकि इसके बाद मेन वर्ब आया हुआ है बॉट, राइट। मैंने इकोनॉमिक्स के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव किताब खरीदी है, ये दूसरे सेंटेंस का हिंदी अर्थ हुआ। और आई हैव का मतलब मेरे पास इकोनॉमिक्स के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। तो अभी हम बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन की ही बात कर रहे थे। अब इसके बाद हम टाइप्स, और वो मैंने जैसे पहले भी कहा है, वर्ब आपका बड़ा चैप्टर है तो इसको कई सारे टुकड़ों में हम इसको स्टडी करेंगे, तो आप इसे नोट कर लीजिए। एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन सो फार, डू आस्क मी अपफ्रंट। V2, V3, आइए समझ लेते हैं। मेन वर्ब कौन से टाइप है भाई, V1, V2, V3, V1 प्लस ING, राइट। नाम क्या है इनके, दैट इज द प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ये इनके नाम हैं। कुछ लोग टाइप के अंदर V1 प्लस SES भी डाल देते हैं, राइट। उसका भी कुछ नाम रख लेते हैं, वो आपके ऊपर है, रखें आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ जी, तो प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब इनके एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई भी वर्ब आपने लिया, मान लो मैंने राइट लिया, तो राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रोट क्या है भाई, सेकंड फॉर्म, और रिटन क्या है, दैट इज थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन। और इधर क्या हो गया, राइटिंग। ये आपके फॉर्म हो गए। अब बात उठती है कि इनका इस्तेमाल कहां पे होता है, तो इस्तेमाल से भी आप भली भांति परिचित हैं। जैसे हमने फर्स्ट फॉर्म की बात की, तो आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर अगर मैंने लिखा ही, तो मुझे फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना पड़ेगा, SES, और वहीं पे अगर मैंने इस्तेमाल कर लिया थर्ड पर्सन प्लूरल, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, दे, राइट। तो यानी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, और इसी में ही, शी, इट और किसी नाम के साथ आप वर्ब में SES लगा लेते हैं, बाकी सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो ये इस्तेमाल आपका हो गया V1 का, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मेन वर्ब। V2 सिर्फ एक में इस्तेमाल होता है, वो कौन सा है, वो पास्ट इंडेफिनिट है। जैसे आपने अगर सिंपली जो मर्जी सब्जेक्ट है आप लगाएंगे, ही रोट, उसने लिखा, यहां पे आपका सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो गया, दिस इज व्हाट, पास्ट इंडेफिनिट। फिर आपकी बारी आती है किसकी, V3 की। V3 कहां इस्तेमाल होता है, तो भाई V3 जो है वो परफेक्ट टेंसेज में इस्तेमाल होगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, हर जगह मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, राइट। तो जैसे हमने अभी लिखा कि भाई ही हैज रिटन, अब यहां पे हैज की जगह पे हैड आ जाए या विल हैव आ जाए, रिटन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या, ये परफेक्ट टेंस, चाहे किसी भी टेंस का परफेक्ट फॉर्म हो। और एक बात ये ध्यान में रखनी है कि पैसिव वॉइस में जो मर्जी टेंस हो, मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, थर्ड, दिस इज रिटन बाय। और फिर बारी आती है V1 प्लस ING की। तो V1 प्लस ING का इस्तेमाल आप कहां पे कर रहे होते हो, आप दो तरह के टेंसेज में, यानी V1 प्लस ING जो है ये कहां इस्तेमाल होता है, एक तो कॉन्टिन्यूअस, तीनों ही टेंस के कॉन्टिन्यूअस, एंड तीनों ही टेंस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इनसे सभी लोग परिचित हैं, बस आपके लिए मैंने एक बार इनको ब्रशअप कर दिया। तो V1 प्लस ING, ही इज सिंगिंग, ही वाज सिंगिंग, राइट, ही विल बी सिंगिंग, तीनों टेंस के कॉन्टिन्यूअस हो गए। ही हैज बीन सिंगिंग, ही हैड बीन सिंगिंग एंड ही विल हैव बीन सिंगिंग, तीनों ही टेंस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गए। तो ये इनके प्रयोग थे। और अब दूसरा हिस्सा जो है हमारा, वो आता है किसका, हेल्पिंग वर्ब का। और हेल्पिंग वर्ब को और किस नाम से जानते हैं हम, ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं। ऑक्सिलरी, इसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशंस होते हैं। सबसे पहले लेके आते हैं आप प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को, और दूसरी तरफ आते हैं कौन से, मॉडल्स। ठीक है, अगर हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास आता है डू फॉर्म, हमारे पास आता है बी फॉर्म, और आता है हैज फॉर्म, राइट। वी डू हैज, डू का मतलब क्या, डू, डिड। बी का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, और हैज का मतलब हैज, हैव और हैड, राइट। ये हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के पार्ट हैं। और फिर आती है बारी मॉडल्स की, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, could, may, might, used to,
नीड, डेयर, ought to, must, will, would, shall, should, can, could, may, might, used to, need to, dare, ought to, must, had, better, have to, etc. ये सब मॉडल्स के अंदर आ जाते हैं। और अब इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना है। नोट इट डाउन। यू शुड, दोनों की तरह के वर्ब जो है वो मेन वर्ब से पहले आते हैं। अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई यू शुड प्रैक्टिस अ टेस्ट एवरी डे, यू डू प्रैक्टिस एवरी डे। दो सेंटेंसेस हैं आपके पास। अब आप देखें यहां पे पहले वाले में भी सब्जेक्ट सेम रखा है मैंने, और जो मेन वर्ब है वो भी दोनों में सेम है, यानी दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम है, दोनों सेंटेंस के मेन वर्ब सेम है। अब उधर भी टेस्ट एवरीडे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए डिफरेंस यहां पे रखा है हमने कि आपके दिमाग के घोड़े दौड़े थोड़े, ठंड बहुत है। हाँ जी, नाउ एवरीथिंग इज सेम, एवरी वर्ड इन दीज टू सेंटेंसेज इज सेम एक्सेप्ट हेल्पिंग वर्ब्स शुड एंड डू। इन बोथ द केसेस प्रैक्टिस इज मेन वर्ब। यहां पे जो शुड है ये किस कैटेगरी से आने वाला है? ये तो मॉडल से आने वाला है। और डू किस कैटेगरी से आने वाला है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से आने वाला है। ये पीएबी है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो मेरा सवाल यही है कि जब चाहे मॉडल वर्ब हो चाहे आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो, जब दोनों ही मेन वर्ब से पहले आते हैं, देन व्हाट इज द नीड टू सेग्रीगेट देम इन दीज टू कैटेगरीज? क्या आवश्यकता है हमें? अंजलि बता रही मॉडल्स के साथ हमेशा V1 आता है। मॉडल्स क्या आता है और क्या नहीं आता तो बात की बात है ना, रटने के बोझ के नीचे हमें नहीं दबना। अरे पता है मुझे, सब बड़े ज्ञानी हैं। प्रियरंजन बता रहे हैं वर्क का फर्स्ट फॉर्म लगता है मॉडल में। ये स्कूल वाले रट्टाफिकेशन से बाहर निकलना है, चीजों को समझना है। चलो एक और हिंट देता हूं, शायद जवाब आप दे सको। अब जैसे मान लो मैंने सेंटेंस यहां पे लिखा कि ही हैज कंप्लीटेड द टास्क, और दूसरा है ही हैड कंप्लीटेड द टास्क। अब मैं अगेन अगर आपसे ये पूछता हूं कि दोनों सेंटेंस में क्या फर्क है, तो आपकी आंखें साफ साफ आपको बता रही हैं कि दोनों सेंटेंसेस में सब कुछ सेम है एक्सेप्ट हैज और हैड। और ये हैज और हैड क्या है? तो ये हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीटेड यहां पे मेन वर्ब है। लेकिन नीचे वाले एग्जांपल में जो आपको हेल्पिंग वर्ब दिए, एक मॉडल की कैटेगरी का था और एक जो था वो प्राइमरी हेल्पिंग का था। लेकिन अब जो मैंने यहां पे लिखा है आपकी आंखों के सामने, हैज और हैड, ये दोनों के दोनों क्या हैं? ये दोनों के दोनों प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के ही हैं। और अब आपको दिमाग लगा के सोचना है कि इन सेंटेंसेस के अंदर हैज और हैड का डिफरेंस एक्चुअली किस पैरामीटर पर डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। You just need to focus at the uses of has and had, and you need to ask this question to yourself that what kind of difference this has and had is creating between these two sentences on what parameter? And yes, you have got the answer. Difference किसका है? टेंस का है भाई। ये जो has है ये क्या बता रहा है? ये सेंटेंस लिखा गया है प्रेजेंट परफेक्ट में, और had क्या बता रहा है? ये किस में लिखा गया है? पास्ट परफेक्ट में। और अब आपको सवाल का जवाब मिल गया कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, ध्यान से सुनिए, हमेशा के लिए पक्का कर लीजिए किसका क्या फंक्शन है। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं भाई, ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग है, मेन वर्ब से पहले ही आएंगे, लेकिन ये मेन वर्ब से पहले आकर के उस पर्टिकुलर सेंटेंस के टेंस को तय करते हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आपको टेंस की सूचना देते हैं। हाँ जी, ये इनका काम है। अब आप जैसे यहां पे देखिए डिड लिखा हुआ मैंने, इसमें डज भी लिख लो, डू, डज एंड डिड, ठीक है ना, डज भी आ जाएगा इसमें। अब आप देखो कि डू और डज कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होता है। डिड क्या है? पास्ट। इज एम आर कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। वाज वर क्या है? पास्ट। और वैसे ही हैज और हैव क्या है? हैज और हैव दोनों प्रेजेंट परफेक्ट हैं, और हैड क्या है? पास्ट। हाँ जी, तो इन तीनों ही सेक्शन के अंदर हमारे पास जो वर्ब आ रहे हैं वो हमें टेंस की जानकारी दे रहे हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। और फिर एक सवाल यहां से और पैदा होता है कि क्या फ्यूचर टेंस नहीं होता क्या? और लिटरली आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की जो ग्रामर की किताबें हैं जिनमें यूसेज बेस्ड बहुत सारा डिस्कशन होता है, उन किताबों में शायद आपको ये पढ़ने को भी मिल जाए कि देयर इज नो फ्यूचर टेंस। तो डोंट गेट शॉक्ड कि अभी तक की जिंदगी कुछ खास मजेदार तो रही नहीं है। जिंदगी या तो पेन ऑफ द पास्ट में है, पास्ट के दर्द में है, या प्लेजर ऑफ द फ्यूचर में है। सारा मामला फ्यूचर पर टिका है, वर्तमान समझ में आ नहीं रहा हमें, हम दो ही स्टेट में जी रहे होते हैं। सो आपको लगे ये क्या हो गया यार, बचपन से कहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है, इधर सारा मामला फ्यूचर पर टिका था, और यहां पे बड़े होते कह रहे हैं किताबों में लिखा हुआ देयर इज नो फ्यूचर टेंस। तो क्लैरिटी रखें कि वो अगर कहीं लिखा हुआ आप पढ़ लें तो उसके पीछे कारण क्या है। कारण ये है कि फ्यूचर टेंस की जानकारी हमें मिलती है विल और शैल से, और विल और शैल जो है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के पार्ट नहीं है, वो पार्ट है मॉडल वर्ब के। और मॉडल शब्द जो बना है ये बना है मूड वर्ड से, यानी जो भी हमारे पास मॉडल्स होते हैं
वो अलग अलग तरह के मूड, इमोशंस और फीलिंग्स बताते हैं। विल और शैल प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का पार्ट नहीं है, इसीलिए इसे क्या कहा गया? कहा गया कि देयर इज नो फ्यूचर टेंस। हम तो खैर पढ़ेंगे ही, लेकिन अगर कहीं मिले आपको तो उसका आधार, उस वक्तव्य का, उस स्टेटमेंट का आधार यही है, राइट? अब विल और शैल इनसे अलग कैसे है और क्यों है? मॉडल की चर्चा अलग से होगी डिटेल में। देखो, विल और शैल का जो मामला है ये इज एम आर जैसा नहीं है। आप इससे भली भांति परिचित भी नहीं है तो हो जाइए। अब मैं अगर आपको पूछूं कि शैल का इस्तेमाल कहां कहां होता है, तो बचपन से जो हमने रट लिया कि फर्स्ट पर्सन के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई और फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं उनके साथ हम शैल लगाते हैं, और सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन का मतलब यू और थर्ड पर्सन का मतलब ही, शी, इट, दे के साथ विल लगता है। ये ज्ञान हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन हम बेधड़क आई विल लगाते हैं। हमने क्या कहा? फर्स्ट के साथ तो शैल लगता है, बट हम आई विल क्यों बोलते हैं फिर? तो इसका मतलब कुछ ना कुछ यूज तो होगा, तभी तो बोलते हैं, या लिखा हुआ पढ़ते हैं। तो विल जो है उसके भी बहुत सारे फंक्शन है, और शैल जो है उनके भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के जो मतलब है वो लिमिटेड है। इज का मतलब है होता है तो बस होता है, आर का मतलब है होता है तो होता है, एम का मतलब हूं होता है तो होता है, वाज का मतलब था है तो था है, बस। बहुत सारे मतलब नहीं है, लेकिन मॉडल्स में एक ही शब्द के बहुत सारे मतलब होते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं कि यू एंड ही शैल बी प्रेजेंट इन द कोर्ट टुमारो, यू एंड ही शैल बी प्रेजेंट इन द कोर्ट टुमारो, तो यहां पे क्या समझ में आ रहा है? यू तो सेकंड पर्सन है भाई, और ही क्या है? थर्ड पर्सन, और सेकंड एंड थर्ड के साथ मैं शैल लगा रहा हूं, क्योंकि यहां पे शैल किस तरह का? मूड बता रहा है, कमांड का, ऑर्डर का। यानी जब शैल का इस्तेमाल आप सेकंड थर्ड के साथ करते हैं तो वो आदेश की बात करता है। जैसे कोई जज ये आदेश दे कि तुम और वह कल कोर्ट में उपस्थित होंगे, यू एंड ही शैल बी प्रेजेंट इन द कोर्ट टुमारो। So if you're giving a command, you're giving an order, then you can use shall with the second and third person, and these kind of moods and emotion shall actually puts forward. If I simply ask you shall we, mark of interrogation, तो यहां shall क्या बता रहा है? मैं आपसे परमिशन ले रहा हूं कि क्या क्लास को हम आगे बढ़ाएं? Shall we, right? और वहीं पे अगर मैं ये कहूं कि you shall be liable for the punishment if you didn't follow the rules, क्या कहा मैंने? You shall be liable for the punishment, तुम दंड के भागी होगे। तो यू तो सेकंड पर्सन, इधर तो हमें विल लगाना चाहिए। लेकिन भाई जब आप सेकंड एंड थर्ड के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं तो शैल कई तरह का मूड बताता है। और जब मैंने यहां पे कहा कि यू शैल बी लायबल फॉर द पनिशमेंट, आप दंड के भागी होंगे, तो यहां शैल के जरिए आप थ्रेटनिंग की बात कर रहे हैं, सामने वाले को धमका रहे हैं, उसे सतर्क कर रहे हैं। तो इसीलिए इनको ये मॉडल के अंदर है। इसी शैल के जरिए आपने कमांड, ऑर्डर और परमिशन सीख करना, राइट, थ्रेटन करना, प्रॉमिस करना, इतने सारे भाव व्यक्त कर रहे हो। और वहीं जब विल की बात है, आप कहते हैं आई विल डू दिस, तो वहां विल के थ्रू जो आप व्यक्त कर रहे हैं वो होता है सर्टेनिटी का भाव, निश्चितता का भाव, या वॉल्यूशन, यानी आप किसी चीज के लिए इच्छुक हैं। वीओएल रूट वर्ड है, वोल का मतलब इच्छा होता है, तो आप वहां पे क्या लगा लोगे? वहां पे भी आप विल का इस्तेमाल कर लोगे। तो मॉडल्स के बारे में डिटेल में चर्चा हम कल करेंगे। आज जो हमने निचोड़ निकाला है उसको जरा 2 मिनट में आपके लिए मैं रिकैप कर दूं, हमारे पास उतना ही समय है। सबसे पहली बात, वर्ब की डेफिनेशन हमने समझी। वर्ब का प्राइमरी 2 फंक्शन है। वर्ब एक्शन की सूचना बिल्कुल देता है, इस बात से कोई गुरेज नहीं, कोई इनकार नहीं, लेकिन वर्ब एक्शन की सूचना देने के साथ साथ आपको स्टेट ऑफ बीइंग भी बताता है। ये फंक्शन हमें क्लैरिटी से समझ में आ गए। और स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए इस्तेमाल कौन होगा? बी फॉर्म का वर्ब इस्तेमाल होगा, यानी इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, इनके सहारे आप स्टेट बताते हैं। और जब ये स्टेट बता रहे होंगे तब इनके बाद कोई मेन वर्ब नहीं आएगा। उस हालात में आप इन्हें स्टेटिव या लिंकिंग वर्ब कहेंगे। और वहीं दूसरा केस हमने देखा एक्शन वर्ड का। एक्शन वर्ड हमेशा किसी मेन वर्ब से होता है। हंसना, गाना, रोना, सोना, पीना, खाना, नाचना, गाना, जो भी है वहां पे वो क्रिया है, वो एक्शन है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब आपको हमेशा एक्शन की सूचना देगा। और उस हालात में मेन वर्ब से पहले जो वर्ब आकर के उसे हेल्प कर रहा है उसे हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। फिर बारी आई क्लासिफिकेशन की। हमने मेन वर्ब को क्लासिफाई किया, राइट, आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ है V1 V2 V3 V1 प्लस आईएनजी, और उसी V1 में V1 प्लस SES भी हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। उनके क्या क्या यूसेज हैं, कौन से टेंस में लगता है, वो सब आप जानते भी हैं, मैंने एक बार ब्रशअप भी कर दिया। बाकी टेंस के चैप्टर में हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे लिए मेन जो एरिया था कंफ्यूजन का वो था हेल्पिंग वर्ब के बारे में, क्योंकि कभी हेल्पिंग वर्ब सुनते हैं, कभी ऑक्सिलरी वर्ब सुनते हैं, फिर कभी प्राइमरी सुनते हैं, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग था आपके लिए। वो कंफ्यूजन आज हमारा दूर हुआ। हमने जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब हैं, सहायक क्रियाएं हैं, उनको ब्रॉडली 2 सेक्शन में बांटा। पहले को कहा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, उसमें 3 तरह की कैटेगरीज आ गई, बी फॉर्म, डू फॉर्म और हैज फॉर्म। वी का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड और हैज, हैव, हैड। और फिर उधर आपका मॉडल्स आ गए। फिर हमने सबसे पहले ये बात समझी कि भाई जब दोनों के दोनों ही मेन वर्ब से पहले आ रहे हैं तो दोनों हेल्पिंग है, तो आखिर हमें उन्हें बांटने की जरूरत क्यों है 2 कैटेगरीज में? क्योंकि कोई भी चीज अगर डिवाइड करते हो, कैटेगराइज करते हो, तो कोई आधार होता है, किसी आधार पे करते हो, उस आधार को समझना है हमें, ना कि बताना है, रटना है उन चीजों को। तो आधार समझ में आज हमें आ गया कि जो हमारे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हैं, इनका मेन काम होता है किसी मेन वर्ब से पहले लग करके उस पर्टिकुलर सेंटेंस के टेंस को डिसाइड करना। जैसे वहां पे लिखा हुआ है कंप्लीटेड दोनों में, कंप्लीटेड दोनों में, लेकिन कंप्लीटेड से पहले हैज लग गया तो उसने बता दिया उस सेंटेंस का टेंस की प्रेजेंट परफेक्ट है, और उसी कंप्लीटेड से पहले हैड लग गया तो बता दिया कि पास्ट परफेक्ट है। ये काम है प्राइमरी हेल्पिंग का। लेकिन जो मॉडल वर्ब है ये टिपिकली मूड बताते हैं। हम ये रट तो लेते हैं कि कैन का पास्ट वुड होता है, विल का पास्ट वुड होता है, लेकिन क्या ये जरूरी है क्या कि मैं कुड का इस्तेमाल हमेशा पास्ट के लिए करूंगा? अगर मैं ये आपसे पूछूं या कहूं आपसे कि कैन आई हैव अ कप ऑफ कॉफी, या मैं कहूं कुड आई हैव अ कप ऑफ कॉफी, कैन आई हैव अ कप ऑफ कॉफी, कुड आई हैव अ कप ऑफ कॉफी, और मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि इन दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस सही है, तो आप जो भी जवाब दे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए दोनों ही सेंटेंस सही है। फिर एक अगला सवाल और आएगा कि दोनों में से बेहतर कौन है, तब हम बात करेंगे कुड बेहतर है। यहां पे ये मतलब नहीं है कि कॉफी मैंने कल मांगी थी, क्योंकि कैन का पास्ट इस्तेमाल हुआ। द मोमेंट आई सेड कुड आई हैव अ कप ऑफ कॉफी, दिस इज अ मोर पोलाइट रिक्वेस्ट इन कंपैरिजन टू कैन। सो जनरली the moment you use the past form of these models, actually the intensity of the emotion increases what you wanted to put forward with the use of present form. क्या मतलब हुआ? जो अभी अंग्रेजी बोली उसका हिंदी अनुवाद क्या है कि जब आप
इन मॉडल वर्ब के पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो जनरली जो मूड, जो इमोशन आप प्रेजेंट फॉर्म के थ्रू व्यक्त करना चाहते हैं, उसी इमोशन की डिग्री जो है वो बढ़ जाया करती है। तो जब मैंने कहा कैन आई हैव अ कप ऑफ कॉफी, तो मैं यहां भी काफी के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, और कुड कहा तो भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन कैन के मुकाबले जब मैंने कुड का इस्तेमाल किया तो ये ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट था, और इसीलिए हमने कहा कि ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में एंटर करते हैं, आप पूछते हैं मे आई कम इन सर, यू डू आस्क, यू डू सीक परमिशन बाय यूजिंग मे आउट देयर। बट सपोज किसी दिन संडे है और आपको कहीं पे घूमने जाना है, आपने अपनी गाड़ी निकाली, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, और अब आप अपने पड़ोसी के पास गए, अपने दोस्त के पास गए, और आपने उससे उसकी गाड़ी को उधार मांगा। अब उधार मांगने के लिए दो सेंटेंसेस अगर हम बनाएं कि मे आई बोरो योर कार फॉर अ डे, या माइट आई बोरो योर कार फॉर अ डे, आपको माइट वाला सेंटेंस थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन ज्यादा बेहतर सेंटेंस यही है। मे गलत नहीं है, अंग्रेजी में किसी भाषा के अंदर किसी बात को बेहतर तरीके से कहा जा सकता है। और इस तरह की के एरर के डिटेक्शन जो है वो मैनेजमेंट एग्जाम्स के अंदर हमेशा से पूछे जाते रहे, एसएससी में नहीं पूछे जाते। ये तो सिर्फ रट्टू तोते वाला काम करा रहा होता है, लेकिन वहां पे जो है समझ के आधार पर चीजें चेक होती हैं। इसलिए आपको हर एक चैप्टर हम समझ के आधार पर लेके जाते हैं, कहीं भी रूल लिख के रटते नहीं है, और उसका प्रभाव आपके जितने लोग एग्जाम्स दे रहे हैं उनके कमेंट में दिख रहा है। जो बच्चे ईमानदारी से प्रैक्टिस कर रहे हैं हर चैप्टर के साथ, उनकी परफॉर्मेंस में दिख रहा है, राइट। तो ये काम आपको करना है। अब मैंने कहा था कि भाई आप एग्जाम हर चैप्टर के क्वेश्चंस लगाओ। अब नाम तो मुझे नहीं याद, लेकिन एक भाई ने भी कहा कि सर मैंने 200 में 150 ही सही हुए। मैंने क्या कहा था, 90% सक्सेस रेट रखना। 200 का 90% क्या होता है, 180, उसकी 90% से ऊपर है परफॉर्मेंस। और लेकिन लगे हाथ मैंने ये भी कहा कि जो 15 गलत हुए क्यों हुए वो चेक करो। जो ऐसे काम करेगा वो कोई भी एग्जाम क्लियर करके जाएगा इन क्लासेस के बाद। जो काम चोरी करेगा, अब इतना कौन पढ़ाता है जितना मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, 120-25 क्वेश्चन हो गए, उसमें से 4-5-7 क्वेश्चन छूटे हैं, अगर वो आपकी चर्चा के लिए छूटे थे, लेकिन उसको भी फिर मैं एक्स्ट्रा सेशन लेकर के फिर पीछे गया, प्रोनाउन का भी, एडजेक्टिव का भी। आज आधे घंटे क्यों खर्च किए गए हैं कि कोई भी एक डाउट नहीं बचे, क्योंकि जो क्वेश्चन सेलेक्ट करके देता हूं उनमें बहुत कुछ सीखने वाली बातें होती हैं। कुछ कॉन्सेप्ट अगर आपके लिए नए हैं तो उसमें 3-4 क्वेश्चन होते हैं कि बच्चे के दिमाग में जब 3-4 क्वेश्चन करेगा तो वो बात पक्की हो जाएगी। बहुत ही साइंटिफिक मेथड से हम यहां पे पढ़ते हैं, तो इस मेथड का पूरा फायदा उठाना आपका काम है, ठीक है। तो बाकी की चर्चा जो है कल मॉडल्स को क्या है, कैसे है, फिर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में भी कुछ तिकड़मी चीजें हैं। ये आपके मेन वर्ब के अंदर भी कुछ हमारे पास स्पेसिफिक वर्ब हैं जिनमें थर्ड फॉर्म में दो शब्द होते हैं। जैसे अभी आपने पीछे किया था, आपको याद होगा एडजेक्टिव क्लास में, जैसे मैंने पूछा था कि यू हैव प्रूव्ड या प्रूवन दिस पॉइंट, तो वहां पे आपने कहा था सर यू हैव प्रूव्ड दिस पॉइंट होगा, लेकिन जब मैंने वहीं पूछा कि दिस इज अ प्रूव्ड फैक्ट या प्रूवन फैक्ट, तो वहां पे आपने बताया सर प्रूवन फैक्ट होगा। तो ये सब कंफ्यूजिंग एरिया है कि कब हम प्रूव्ड लें कब प्रूवन लें, तो वो वाले केसेस भी कल हम लिखेंगे, और कल मॉडल्स के ऊपर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, प्लस इनके जो हमारे एक्सेप्शन के एरियाज हैं मॉडल्स के अंदर, उन केसेस को भी कल डिस्कस करेंगे। मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे दूं क्या क्या हम इसमें करने वाले हैं। तो ये कल डिस्कशन के बाद जो फिर अगला एरिया होगा हमारा वो कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर का होगा। कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर, जैसे आपको याद होगा लाई, ले, लेन, ले, लेड, ये सब कंफ्यूजिंग है, तो उनको उनके ग्रुप्स को लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो अगला क्लासिफिकेशन आएगा वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का आएगा, उनको समझेंगे और देखेंगे कि उनके ऊपर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद बारी आएगी हमारे एडवांस वर्ब की, जो हमें बहुत डराता और कंफ्यूज और परेशान करता है।